हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन आइकन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च के स्टेप्स के बारे में। अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा और कैसे हम अपनी उस पूरी रिसर्च को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम उन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस यूनिट से 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो 5 क्वेश्चन में से जो एक क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से कंफर्म है। ओके, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बात करने से पहले हम एक बार रिसर्च का मीनिंग रिकॉल कर लेते हैं। तो रिसर्च का मीनिंग क्या था? री प्लस सर्च मीन्स सर्चिंग अगेन एंड अगेन, यानी बार बार सर्च करना। तो क्वेश्चन अब ये अराइज होता है कि कोई भी पर्सन बार बार क्यों सर्चिंग कर रहा है। तो हो सकता है उसके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर उसे अभी तक नहीं मिला हो, राइट? तो उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए वो उस एरिया में बार बार सर्चिंग कर रहा है। तो जब कोई रिसर्चर अपनी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीके से सर्चिंग करता है तो उसे हम कहते हैं रिसर्च। ओके, तो रिसर्च करने के लिए एक रिसर्चर को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। मींस एक अच्छी रिसर्च करने के लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है जो पहले से डिसाइडेड होता है, और आप जो रिसर्च करते हैं वो आपको उसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग करनी होती है। तो जो रिसर्च होती है, रिसर्च का जो प्रोसेस होता है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है दैट फोकस ऑन बीइंग ऑब्जेक्टिव। मीन्स आपकी रिसर्च जो है वो ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए। इसका मतलब उसमें किसी भी टाइप की कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। और जिस टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनका एनालिसिस किया जाता है, ताकि एक रिसर्चर जो है वो अपनी रिसर्च का, अपनी फाइंडिंग का, जो भी उसने इतना टाइम लगाया है उसका एक कंक्लूजन निकाल सके। तो रिसर्च की एक पूरी प्रोसेस होती है जिसे 8 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। तो एक एक करके हम सभी स्टेप्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक बार के लिए हम सभी स्टेप्स का जो है ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च करने के लिए सबसे पहले रिसर्चर के सामने एक प्रॉब्लम का होना जरूरी है। अगर रिसर्चर के पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो वो फाइंड आउट क्या करेगा अपनी रिसर्च की हेल्प से, राइट? तो जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर्चिंग करेंगे, राइट? तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है और उसके बाद रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर किया जाता है। रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है एक रोड मैप, या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम इसे एक तरीके का प्लान भी बोल सकते हैं। जैसे हम कुछ भी करने से पहले एक प्लान बनाते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसको कंप्लीट होने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो उसके लिए हम पहले से एक प्रॉपर प्लान तैयार करते हैं। जैसे कि मान लो आपको जीआरएफ करना है, मानना तो क्या है, सच में क्लियर करना है। तो एग्जाम जो है वो होगा 6 मंथ्स के बाद। तो आप उन 6 मंथ्स को कैसे यूटिलाइज करोगे? स्टार्टिंग में आप कौन से सब्जेक्ट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, किस सब्जेक्ट को कितने डेज में कंप्लीट करोगे? तो इसके लिए आप प्रॉपर जो है वो एक प्लान तैयार करोगे और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही आप जो है वो उन 6 मंथ्स में अपनी प्रिपरेशन करोगे। तो सेम ऐसे ही जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें भी रिसर्च का एक डिजाइन बनाया जाता है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी रिसर्च जो है वो सही डायरेक्शन में हो रही है या फिर नहीं। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन। तो रिसर्च डिजाइन बनाने के बाद हम ये चेक करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है। तो डाटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास बेसिकली 2 तरीके के सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में तो हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी हम इन सभी पॉइंट्स का एक ओवरव्यू ले रहे हैं, तो इसीलिए हम प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, ये सब हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो थर्ड स्टेप में हम एक क्वेश्चनियर बनाते हैं। मींस एक क्वेश्चन की पूरी लिस्ट बनाई जाती है जिसमें 10 to 15 क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे सामने वाले पर्सन से पूछने होते हैं और जिसके बेस पर मैं अपनी पूरी रिसर्च का कंक्लूजन ड्रॉ करने वाली हूँ। ओके, तो उसे बोलते हैं क्वेश्चनियर। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चनियर बनाया है, इसका मतलब मैंने डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट बनाया है कि मैं जो डाटा कलेक्ट करूंगी वो मैं किसकी हेल्प से करूंगी, एक क्वेश्चनियर की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिंग सैंपल। मीन्स जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमारी रिसर्च का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा वाइड है,
रिसर्च का एरिया मतलब जैसे हम कोई रिसर्च कर रहे हैं कि कोविड-19 का फीमेल्स पर क्या फर्क पड़ा, उनके स्ट्रेस लेवल पर क्या असर हुआ। तो यहाँ जो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अपनी रिसर्च के लिए, वो हम किससे कलेक्ट करेंगे? फीमेल से, क्योंकि डाटा जो हमें चाहिए वो किससे चाहिए? हमें फीमेल से, राइट। तो ये हो गया रिसर्च का एरिया। अगर हम अपनी रिसर्च के लिए सिर्फ इंडिया को भी कंसीडर कर रहे हैं तो इंडिया में भी फीमेल बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे इंडिया की एक एक सिंगल फीमेल से डाटा तो कलेक्ट नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक टारगेट डिसाइड करेंगे। लाइक मैं अपनी रिसर्च के लिए जो डाटा कलेक्ट करूंगी वो मैंने बोला कि वो मैं करूंगी 10,000 फीमेल से। ओके, तो इन 10,000 को बोलते हैं एक सैंपल। मैंने पूरी पॉपुलेशन यानी पूरे फीमेल्स पर स्टडी ना करके उनमें से कुछ फीमेल्स पर स्टडी की, तो उसे बोलते हैं हम एक तरीके का सैंपल। अब सैंपल भी सिलेक्ट हो गया, तो जैसे ही हमारा सैंपल सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद हम लिखेंगे एक रिसर्च प्रपोजल। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक रिसर्च प्रॉब्लम को क्रिएट किया। उसके बाद एक प्रॉपर प्लान बनाया कि मुझे इस तरीके से अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके बाद हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसके लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया। देन हमने एक सैंपल सिलेक्ट किया और सैंपल सिलेक्ट करने के बाद हमें लिखना है एक रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल का मतलब होता है जो भी आप अपनी रिसर्च में करना चाहते हैं उसकी एक ब्रीफ समरी। जैसे आप पीएचडी के लिए अगर आप ड्यू यूनिवर्सिटी हो गई या फिर आईआईएम में अप्लाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के टाइम एक रिसर्च प्रपोजल सबमिट करवाना होता है। रिसर्च प्रपोजल को पढ़ के इंटरव्यू को ये पता चल जाता है कि आप अपनी पीएचडी में किस टॉपिक पर रिसर्च करने वाले हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस मेथड से डाटा कलेक्ट करेंगे। ओके, तो रिसर्च प्रपोजल जो होता है वो आपकी रिसर्च की एक आउटलाइन होती है जिसको पढ़ के सामने वाले को आपकी रिसर्च का एक ब्रीफ समरी पता चल जाती है। ओके, तो रिसर्च प्रपोजल के बाद अब हम क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। तो जो हमारा थर्ड स्टेप था उसमें हमने डाटा को कलेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए थे लाइक क्वेश्चनेयर। उस स्टेप्स में हमने डाटा कलेक्ट नहीं किया था, राइट। तो रिसर्च प्रपोजल के बाद हम डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो इस स्टेप में जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हम वो सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ कलेक्ट करेंगे। ओके, अब डाटा कलेक्ट करने के बाद हम उस डाटा पर प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि अब हम उस डाटा को एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करेंगे। अगर हमें उस डाटा में कुछ एडिटिंग करनी है तो हम एडिटिंग करेंगे, कुछ रिमूव करना है तो हम वो रिमूव कर देंगे। ओके, डाटा को प्रोसेस करके उसको एनालाइज किया जाता है। एनालिसिस इसलिए किया जाता है ताकि एक रिसर्चर जो है वो अपनी रिसर्च का एक कंक्लूजन निकाल सके। बिना एनालिसिस किए, बिना चीजों को कंपेयर किए कोई भी पर्सन जो है वो अपनी फाइंडिंग का, अपनी स्टडी का जो कंक्लूजन है वो नहीं निकाल सकता। ओके, तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, हम अपनी रिसर्च का एक कंक्लूजन निकालेंगे जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया था उसके बेस पर। लास्ट स्टेप है हमारा राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। जो भी कंक्लूजन हमने यहाँ ड्रॉ किया उसके बेस पर हम अपनी अब रिसर्च की एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम अपनी रिसर्च के पूरे स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं। तो अब एक एक करके सभी स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रिसर्च करने के लिए एक प्रॉब्लम का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम रिसर्च भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना। प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्कवरी करना स्टार्ट करते हैं। हम जिस एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं उसमें जो भी फैक्ट्स हमें ऑलरेडी पता है और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी होती है उस इंफॉर्मेशन के बेस पर जब हम एक बिल्कुल अलग तरीके से सोचना स्टार्ट करते हैं तब जाके हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है। तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने की वो डिपेंड करती है हमारे ऑब्जर्वेशन स्किल पर, हमारी जनरल नॉलेज पर। तो रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई अ ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा रिसर्च करने के लिए किस एरिया में इंटरेस्ट है। जैसे कि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ
और मुझे रिसर्च करनी है, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि कॉमर्स में कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें मैं रिसर्च करना चाहती हूँ, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। लाइक मेरा कॉमर्स का जो एरिया है दैट इज फाइनेंस। तो फाइनेंस जो है वो एक ब्रॉड एरिया है। फाइनेंस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो सबसे पहले हम एक ब्रॉड एरिया सिलेक्ट करते हैं जिसमें हम रिसर्च करना चाहते हैं। उसके बाद जो ब्रॉड एरिया हमने सिलेक्ट किया है उसे हम सब एरियाज में डिवाइड करेंगे। मींस उसके टॉपिक्स को देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं जिसमें हम रिसर्च कर सकते हैं। जैसे फाइनेंस में रिसर्च के लिए टॉपिक्स हो सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, डेरिवेटिव्स या फिर कैश फ्लो। तो सबसे पहले एक ब्रॉड एरिया सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस एरिया को सब एरियाज में डिवाइड कर देते हैं। मींस एक टॉपिक की पूरी लिस्ट बना देते हैं कि फाइनेंस में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो टॉपिक की लिस्ट बनाने के बाद हम उन सभी टॉपिक्स में से एक टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे जिस पर हम रिसर्च करना चाहते हैं। टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। गैप मींस जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है, जैसे मैंने इस टॉपिक चूज किया डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव्स पर ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी होगी, राइट। तो हम रिसर्च को स्टडी करेंगे, जो भी ऑलरेडी रिसर्चेस हो चुकी है उन सभी रिसर्चेस को चेक करेंगे, उनको स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि डेरिवेटिव से रिलेटेड किस किस पॉइंट पर अभी तक रिसर्च हो चुकी है और कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिस पर अभी रिसर्च होना बाकी है। तो उसे कहते हैं हम गैप, कि अब तक उस एरिया में क्या हो चुका है और क्या रिसर्च अभी होना बाकी है। तो बेसिकली इसे हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। लिटरेचर रिव्यू के बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ओके। तो जो गैप हम आइडेंटिफाई करते हैं उस गैप के बेसिस पर हम रिसर्च क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं। रिसर्च जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं, ओके। तो यहाँ तक जो है वो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी होती है। फिफ्थ स्टेप आता है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। रिसर्च क्वेश्चन प्रिपेयर होने के बाद हम अपनी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे। मींस हम अपनी रिसर्च में क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम इस रिसर्च को क्यों कर रहे हैं, वो सब डिफाइन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करने के बाद हम उस ऑब्जेक्टिव को रिव्यू करेंगे। रिव्यू मीन्स हम चेक करेंगे कि हमने जो अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया है वो हमारे रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है या फिर नहीं। अगर वो सही है तो ठीक है, आप रिसर्च को कंटिन्यू करो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए तो आप वो सारे चेंजेस जो है इस स्टेप में कर सकते हैं, ओके। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिनकी हेल्प से रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। तो सबसे पहले एक ब्रॉड एरिया सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम रिसर्च करना चाहते हैं। उसके बाद उस एरिया को सब एरिया में डिवाइड करेंगे, उसके टॉपिक की एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। देन हम उसमें से एक टॉपिक सिलेक्ट करेंगे अपनी रिसर्च के लिए। देन हम गैप आइडेंटिफाई करेंगे और गैप आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, लिटरेचर रिव्यू, ओके। लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या होता है, जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उस टॉपिक पर अब तक बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी होगी, राइट। तो उन रिसर्चेस की स्टडी करने को लिटरेचर रिव्यू कहा जाता है। मींस जब हम किसी और पर्सन की रिसर्च को सिर्फ पढ़ते हैं, उसका रिव्यू करते हैं, तो उसे कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी रिसर्च का, क्योंकि जिस टॉपिक पर आप रिसर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जब आप जो रिसर्चेस ऑलरेडी हो चुकी है उनकी स्टडी करते हैं तब आपकी जो नॉलेज होती है वो और ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि उस टॉपिक पर अब तक क्या क्या रिसर्च हो चुकी है और कौन सा ऐसा एरिया है उस टॉपिक से रिलेटेड जिस पर अभी तक रिसर्च होना बाकी है। तो लिटरेचर रिव्यू जो है वो बेसिकली हमें रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। इसी की हेल्प से हम किसी भी एरिया में जो गैप होते हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। तो उस गैप के बेस पर हम रिसर्च क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं कि हम अब उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, ओके। देन हम अपनी रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि हम अपनी रिसर्च में क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमारा ये रिसर्च कंडक्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम अपनी इस रिसर्च की हेल्प से क्या फुलफिल करना चाहते हैं, ओके। तो एक रिसर्चर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मेन ऑब्जेक्टिव और सब ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया एक ओवरऑल गोल, मींस आप अपनी रिसर्च से क्या प्रूव करना चाहते हैं। तो जैसे ही आपकी रिसर्च कंप्लीट होगी आपका मेन ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएगा।
सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज सब ऑब्जेक्टिव। सब ऑब्जेक्टिव जो होता है वो रिसर्चर का जो टॉपिक उसने सिलेक्ट किया है उस टॉपिक के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है। मींस जब आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे तो जो इन्वेस्टिगेशन करोगे वो उसी एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में करोगे, आप उससे बाहर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे। दैट इज सब ऑब्जेक्टिव। ओके, तो ऐसे हम एक रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। जब हम रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं तो हम 4 मेन स्टेप्स को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट इज लिटरेचर रिव्यू, सेकंड इज फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, थर्ड वन इज आइडेंटिफाई रिसर्च वेरिएबल एंड मेजरिंग स्केल, फोर्थ इज फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट 2 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पॉइंट इज रिसर्च वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी पर्सन, प्लेस और कुछ भी ऐसा जिसे आप मेजर करना चाहते हैं, जिस पर हम अपनी रिसर्च करना चाहते हैं। तो वो वेरिएबल जो होते हैं उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो इस स्टेप में उन वेरिएबल्स के टाइप को आइडेंटिफाई किया जाता है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं जिस टॉपिक पर, उसमें जो वेरिएबल्स यूज किए जा रहे हैं वो उसका टाइप कैसा है। वेरिएबल और उसके जो स्केल्स होते हैं मेजरमेंट के, इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी डिटेल में 2 वीडियो बनाई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो प्लीज इस पॉइंट को आप उन वीडियो से कवर कर लीजिएगा। ओके, तो हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में, दैट इज फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। वैसे हाइपोथेसिस जो है वो अलग से काफी बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल में हम सारे स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। ओके, यहाँ हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि आखिर ये हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस मीन्स टेंटेटिव स्टेटमेंट। जैसे कि आप लोगों के जो फाइनल एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम होने से पहले एक टेंटेटिव डेट शीट आती है। तो उस टेंटेटिव डेट शीट का मतलब क्या होता है कि जो डेट इस डेट शीट में दी गई है उन डेट्स को ये वाले एग्जाम हो भी सकते हैं और नहीं भी, राइट। तो ऐसे ही जब हम रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं, अपनी रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं, तो रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले हम एक टेंटेटिव स्टेटमेंट लिखते हैं। मीन्स ये एक तरीके का गेसवर्क होता है कि जो मैं रिसर्च कंडक्ट कर रही हूँ, हो सकता है कि मेरी उस रिसर्च का ये आंसर आए, तो उसे बोलते हैं हम हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक तरीके का प्रिडिक्शन होता है कि मेरी रिसर्च का ये आंसर हो सकता है। तो ये हाइपोथेसिस मीन्स ये टेंटेटिव स्टेटमेंट जो है वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। हो सकता है आपकी रिसर्च का वो आंसर आ भी जाए जो आपने गेस किया था, और हो सकता है वो सेम ना भी आए। तो हमारी रिसर्च का जो गोल होता है वो ये चेक करना होता है कि हमारा हाइपोथेसिस, हमारा जो गेसवर्क है वो राइट है या फिर रॉन्ग। ओके, तो इसे कहते हैं हाइपोथेसिस। तो जब हम रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं तो उसके लिए हमें लिटरेचर रिव्यू करना होता है, अपना ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करना होता है, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना होता है, और एट लास्ट हमें एक हाइपोथेसिस क्रिएट करना होता है। ओके, तो ये जो पॉइंट्स थे वो थे हमारे रिसर्च प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप के। बाकी स्टेप्स को हम एक एक करके आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको फर्स्ट स्टेप समझ आया होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो कीप लर्निंग।